हाँ जी, बस बेटा बात नहीं, और ध्यान दो प्लीज। यहाँ पे हाँ जी, बस बेटा बात नहीं। पहले बताओ, आपने उसमें आपने जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें आपने एक तो सीबीआई का फॉर्मूला और कैलकुलेशन देख लिया था, और बेस शिफ्टिंग, सीबीआई और बेस शिफ्टिंग कर लिया था आप लोगों ने। हाँ जी, कर लिया। अच्छा, आप लोगों ने नहीं करा है तो फिर कर लेना, क्योंकि आधे बच्चों ने तो कर ही लिया एक तरीके से, तो फिर अब दोबारा से वही चीज कराने का तो कोई वो नहीं है। दिव्यांश, तूने यहाँ पे ये बता रहा है, कह रहा है उसमें वो नहीं था, ट्रैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट, तो पहले वो करवा देता हूँ है। यहाँ पे देखिए, या एक ये है कि पहले नया ही चालू कर दो, फिर वो क्या होता है बीच क्लास में ना नया चैप्टर चालू होता है तो वो थोड़ा एनर्जी नहीं आ पाती। ठीक, चलिए इधर देखिए। हाँ जी बेटा, नया ही चैप्टर चालू, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। हेडिंग बनाइए आप सभी। ठीक है भाई, प्लीज ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी में प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी। प्रोबेबिलिटी में आपका बेटा देखो 3 लेवल होते हैं, एक 10th क्लास वाला, फिर एक 11th क्लास वाला, और फिर एक 12th क्लास वाला। ठीक है, मैं बिल्कुल ग्रेजुअली वैसे ही करवाऊंगा, पहले 10th क्लास वाला, फिर 11th क्लास वाला, एंड देन 12th क्लास वाला। हालांकि जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड है वो जानते हैं कि 12th क्लास वाले में तो बेस थ्योरम था। क्या होता था बेटा? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम यहाँ पे पेपर में नहीं, ठीक है ना। वो ध्यान है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइप का एक होता था, तो बेसिकली आता ही नहीं। ठीक है, इधर देखिए सभी। सबसे पहले अगर बात की जाए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? तो प्रोबेबिलिटी मींस चांस। प्रोबेबिलिटी मींस चांस किस चीज के? चांस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। और नॉन हैपनिंग, ठीक है। चांस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। चांस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स, ठीक है। किसी चीज के होने के या ना होने के जो चांसेस होते हैं उसको बेटा जी क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। जैसे मान लिया इंडिया का किसी क्रिकेट टीम का कहीं से मैच है, तो जीत भी सकती है और जीत नहीं भी सकती, ठीक है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी को दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक कैटेगरी होती है आपकी सब्जेक्टिव, और एक कैटेगरी क्या होती है आपकी? ऑब्जेक्टिव। एक कैटेगरी होती है सब्जेक्टिव और एक होती है ऑब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मतलब जो आप अपने मन से बना ले। इस बार सर्दी ज्यादा पड़ेगी, तो मैंने कहा, अगर तुमने कहा 90% चांसेस है कि इस बार सर्दी ज्यादा पड़ेगी, आपका पर्सनल बिलीव है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो सर्दी ज्यादा पड़ेगी, मतलब जो भी वो 20 25 30 दिन की जो मेन सर्दी होती है वो ज्यादा पड़ेगी। इसके पीछे मैंने पूछा कि कोई कैलकुलेशन या कुछ, कोई कैलकुलेशन नहीं, आपका मन कर रहा है सर इस बार पेपर ये वाला ना इस सब्जेक्ट का आसान आएगा या इस वाले सब्जेक्ट का मुश्किल आएगा, 60% चांसेस तो ऐसे ही है। मैंने कहा इसका कोई बेसिस, मन का बिलीफ, ठीक है। पॉइंट इज, जहां पे आपकी बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ठीक है ना। यहां पे देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, या बायस्ड, ठीक है ना। जैसे अगर मान लिया इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा है, मैंने कहा किसके चांसेस ज्यादा है जीतने के, आप क्या बोलोगे, इंडिया। जहां पे भी आपका बेसिकली आप बायस्ड हो, आपका बिलीफ सिस्टम या आपका पास्ट एक्सपीरियंस, इनके बेसिस पे जब भी आप कोई प्रोबेबिलिटी बताते हो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, और अगर बात करी जाए ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की, तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। जैसे हेड और टेल, मतलब कॉइन को टॉस करोगे, हेड आने के चांसेस 50%, टेल आने के चांसेस 50%। ये आप अपने मन से नहीं बोल रहे, आपको पता है कि कितने आउटकम आने, दो। इस वजह से आप, ठीक है। मैंने बोला डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 नंबर आ जाए, गोटी खुल जाएगी, ठीक है। कितने चांसेस है, क्या जवाब दोगे, 1/6। बेटा ये आपको, आपका मन नहीं कह रहा, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है 6 आउटकम है। 6 में से आपने क्या बोला कि भाई आपका कौन सा नंबर फेवरेबल है, कोई एक नंबर फेवरेबल बोल दिया, तो 1/6 आपने बना दिया। तो इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और पूरा चैप्टर जो है वो किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव को तो कैलकुलेट थोड़ी पैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये मत सोचना कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बेकार है, ठीक है, याद रखना। इसके लिए मैं ये लिख देता हूं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के लिए, यूज्ड इन मैनेजमेंट। बेटा जब आप बिजनेस करने बैठते हो, या बिजनेस क्या, कोई बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग जॉब अगर आपकी हुई, जहां पे हर कोई बार 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 पूरे दिन ही आपका यही काम है, जबकि आपको डिसाइड करना है, एम्प्लॉयज आके, या बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज, या बिजनेस में आपको कितना ज्यादा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कितना कम, कि इस बार सेल ज्यादा होगी तो बेटा स्टॉक कैसा भरना चाहिए, ज्यादा, और अगर सेल कम होगी तो स्टॉक कैसा रखना चाहिए, कम। क्योंकि देखो एक बात बताओ, पैसे तो फंस ही जाते हैं ना स्टॉक में, तो आप सोच समझ के ही तो करना चाहिए ना, रोज डिसीजन लेने पड़ते हैं। गर्मियों में मान लिया मैं कहता हूँ आइसक्रीम वाले ही है कि यार आज कितने आइसक्रीम खरीदूं, कम खरीदूंगा तो पता चला गर्मी अगर ज्यादा पड़ी आज तो होगा क्या कि आपका दोपहर से पहले ही खत्म, और फिर अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई वो है आइसक्रीम वाला है बेचारा, कहीं ना कहीं खींचता हुआ कहाँ से कहाँ लेके जाता है ना। ये थोड़ी कि वो भी स्विगी कर देता है कि जरा 200 आइसक्रीम भेज दे, ऐसे थोड़ी होता है ना। अच्छा, पता चला उसने आज सोचा कि और आज मुझे लग रहा है गर्मी ज्यादा पड़ेगी, सुबह एकदम से ही 7 बजे ही, 6 बजे ही सूरज बहुत तेज, 9 बजे बारिश हो,
पूरे दिन बारिश, बेचारे की एक आइसक्रीम नहीं बिकी। यहाँ पे कोई पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब ये क्या करोगे आप, यहाँ पे मैनेजमेंट करना है ना आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का। और ये कहां पे यूज हुआ, मैनेजमेंट में सब कुछ आ गया, कितना स्टॉक खरीदे कितना नहीं खरीदे, है ना। और खैर आप समझ गए हो, इसे और ओवर एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। हम इस चैप्टर में कौन सी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसका अगर हम बात करें बेसिक फॉर्मूला, आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था। जिसका बेसिक फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी किसकी, किसी इवेंट की, तो क्या होता है बेटा जी आपका फेवरेबल इवेंट या फिर टोटल इवेंट। क्या बोला मैंने, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। वो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप जज कर ही सकते हो कि प्रोबेबिलिटी किसका हेड आने का, प्रोबेबिलिटी किसका हेड आने का, तो क्या करते हो आप 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का क्या करते हो आप 1/2 है, ऐसे ही। अच्छा, ये जो अंदर लिखा जाता है ना, ये इसको इवेंट बोलते हैं। अच्छा, एक डाइस को थ्रो करें, डाइस के केस में तो बेटा क्या क्या इवेंट हो सकता है, 1/, भाई अगर डाइस को थ्रो करोगे या तो एक नंबर आएगा या 2 नंबर आएगा या 3 या 4 या 5 और मैक्सिमम 6 7। नहीं सर, वो 2 डाइस को बेटा एक भी थे ना। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा मेरी बात सुनो, ये इवेंट तो है ही, और इन सभी नंबर्स के लिए पता है एक वर्ड यूज होता है, इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या वर्ड यूज करते हैं हम इनके लिए, रैंडम वेरिएबल। क्या वर्ड यूज करते हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करी जाए प्रोबेबिलिटी की, सुनो भाई, सबको पता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/6। यार इतना समझने में जो भी लिखा है, किसी को प्रॉब्लम है क्या, सबके लिए कंफर्टेबल है, ये इजी है, ठीक है, कोई कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कभी ना ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू कितना 1/2। ये आपने देखा कि 1 आने के चांसेस, 2 आने के चांसेस, 3 आने के चांसेस और 6 आने के चांसेस, सबके चांसेस क्या होते हैं 1/6। तो पहले तो ये समझ लो कि इस तरीके के इवेंट को एक नाम दे देते हैं और इसे बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या बोला, इक्वली लाइकली, ठीक है, या फिर इक्वी प्रोबेबल, ठीक है, इक्वली लाइकली या फिर क्या बोलते हैं इक्वली प्रोबेबल। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कनव क्या समझे आप इक्वल लाइकली से, जिनके सबसे वो इवेंट्स, अब बोलो आगे, वो इवेंट्स नहीं उससे आगे आप, वो इवेंट्स जिनके मतलब जो हमारा प्रोबेबिलिटी निकली उन सबकी सेम, बस ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है उन्हें क्या बोलते हैं इक्वल। ठीक है। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वी प्रोबेबल या फिर इक्वली लाइकली, अच्छा नोट करके बस ये याद रख लेना कि आपका अगर प्रोबेबिलिटी बराबर ना हो तो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो बात आती है कि सर देखो जो बराबर होते हैं वो तो बता दिया आपने, जो बराबर नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाइकली। समझ गए, बराबर है तो इक्वल लाइकली, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो लाइकली, ठीक है।
और बाकी बेसिक फॉर्मूला आपको पता चल गया, फेवरेबल अपॉन में तो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। बस एक दो चीजें बता दूं बेटा, प्रोबेबिलिटी के जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुन लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? एक्सपेरिमेंट का मतलब, जैसे मैं सुन लो, कॉइन टॉसिंग, डाइस रोलिंग, कार्ड्स ड्राइंग, ठीक है सर। अब होने को तो बेटा एक्सपेरिमेंट तुम्हारे माइंड में तो ये तो मैंने लिख दिया, नहीं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि मान लिया दो केमिकल्स हैं, उनको हमने एक तीसरे बर्तन में डाला, धुआं उड़ गया, तुमने कहा हो गया चमत्कार, गायब होने की प्रोसेस मैंने केमिकल ढूंढ लिया है ना। तो पॉइंट ये है, सिर्फ वही केमिकल नहीं होता, तो सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट नहीं होता। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जिसके रिजल्ट ना पता। तुम्हें सबको पता है कॉइन को टॉस करने पे क्या आता है, सब बताओ, आइडिया टेल। अगर मान लिया मैं कॉइन निकाल के अभी हवा में टॉस करूं, गारंटी लोगे तुम, पहले बता दोगे कि क्या आएगा? नहीं बता पाओगे ना। तो इसका मतलब ये कॉइन को टॉस करना क्या है, एक्सपेरिमेंट है। डाइस को थ्रो करते हो तुम, कई बार क्या होता है कि आपका मान लिया वो एक नंबर चाहिए, तुम्हारे पीछे तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, अगर मान लिया तुम्हारा नंबर आगे नहीं बढ़ा, ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, तो वो तुम्हारी गोटी को क्या कर देगा, कट कर देगा। ऐसा पूरा, बच्चे क्या करते हैं ऐसे, बचपन में हम तो ऐसे भी करते हैं, फूंक मार रहे हैं ड्रामा, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, गेम ही तो है। कह रहे हैं कुछ नहीं भाई साहब, भगवान का नाम ले रहे हैं अच्छी तरीके से डाइस को रोल करके फिर ऐसे थ्रो कर रहे हैं, भाई साहब वही नंबर आया जो नहीं चाहिए था, ठीक है। या ऐसा कई बार हुआ होगा, आपने हमेशा मोबाइल पे ही खेला है, कभी उसमें भी खेला है, कार्डबोर्ड पे खेला है? उसमें ध्यान है, उसमें कार्डबोर्ड पे ना एक रूल ये होता है कि अगर 6 3 बार आ जाए ना तो हमको 10 पॉइंट होते हैं। अब 2 बार हो जाए तो इंसान बोला खुश हो रहे हो भाई साहब, तीसरी बार में भाई साहब यूं कर रहे हो, कुछ भी इधर से पूरे कमरे में घुमा के लिया है कि भाई, और फिर थ्रो करा, फिर तीसरी बार से। तो इसका मतलब सुनो, पॉइंट मेरा ये है, मजाक जरूर है बट पॉइंट मेरा ये है कि क्या, लेकिन क्या आप जज कर पाओगे कि इस बार कौन सा? नहीं। तो क्या आप समझ पाए कि मैं क्यों डाइस को रोल करने को एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ? यस सर। ऐसे ही जब कार्ड्स को ऐसे हम शो मतलब डालते हैं, निकाल के ऐसे ही कार्ड डाल दिया, कोई गारंटी दे सकता है कि यही वाला कार्ड आएगा? सर वो मैजिशियन होता है, वो तो ऐसे तो ये तो हाथ ये की बात है। सफाई सफाई हमारे का गंदे हाथ ये सफाई भाई कुछ नहीं, वो ट्रिक होती है उनकी, मतलब वो छोड़ दो खैर। अच्छा उसे हाथों की सफाई बोलो, चोरी को बोलता है। चलो हमारा साबुन स्लो है क्या, ठीक है तो पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या कॉइन टॉसिंग, डाइस रोलिंग और ड्रॉइंग कार्ड्स को आप एक्सपेरिमेंट समझ पा रहे हो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि कार्ड ड्राइंग में 52 टाइप्स ऑफ कार्ड आएंगे, है ना। लेकिन इस बार कौन सा शो होगा ये मुझे पता नहीं, ठीक है। कॉइन में सिर्फ 2 ही आउटकम होते हैं, हेड या टेल, लेकिन इस बार हेड आएगा या टेल मुझे पता नहीं है। और ऐसे ही आपका किसमें, डाइस रोलिंग, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि आपका जिसके रिजल्ट के बारे में श्योरिटी नहीं होती, जिसके रिजल्ट के बारे में सर्टेनिटी नहीं होती, वो सब चीजें क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। मतलब आप चाहे तो ये लिख लो लाइन, एक्सपेरिमेंट का मतलब है एन एक्ट, लिखो एन एक्ट रिजल्ट ऑफ विच इज नीदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल, एन एक्ट रिजल्ट ऑफ विच is neither certain nor impossible, ठीक है। an act result of which is neither certain nor
Impossible. हर वो काम जिसके रिजल्ट में श्योरिटी ना हो। सुन लो भाई, कुछ गलत सीख गए हो पता चला। हर वो काम जिसके रिजल्ट में श्योरिटी ना हो, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ना हो, उसको बोलते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट। हो भी सकता है और, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया फोन दिखाइए अपना, कोई भी दिखा। अब जैसे ये फोन बच्चे ने काफी साफ सुथरा नया ही है। ना अच्छा, ये धोते हो क्या रोज? ना सर, अच्छा, अच्छा देखो तो बेसिकली, तोड़ दे। अच्छा क्रैक लगे। तो बेसिकली आपका मान लिया जैसे ये फोन, मैं इसे ऐसे यूं कर दूं, हल्का सा टूटा ही हुआ है, हाँ बदलवाना तो है ही। हाँ तो इससे अच्छा क्या होगा, बच्चों को समझ में आ जाएगा, मैं ये छोड़ देता हूँ, सर, ठीक है ना। तो अब देखो, क्या ये एक्सपेरिमेंट है? नहीं क्योंकि बच्चे कह रहे हाँ सर ये एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहा क्यों? कह रहे या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है ना। मुझे बताओ कि क्या ये सिर्फ नीचे ही जाएगा ना, सर्टेनिटी है, यस सर, और ऊपर नहीं जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्या बोला? ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, नहीं है। एक्सपेरिमेंट का मतलब श्योरिटी ना हो, इम्पॉसिबिलिटी ना हो भी सकता है और, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। मान ली मोहित कह रहा है मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा बेटा एक काम करो, बिल्डिंग की छत पे जाओ, रेलिंग पे खड़े हो जाओ, ठीक है ना। अब जब वहां से आप कूदोगे ना तो दो काम होंगे, या तो आप नीचे आओगे या तो नहीं, नीचे जाके ऊपर ठीक है। डब्बा काट खैर चलो बस इधर देखो। तीन तीन छह। अब इधर से, सर, ये हम तो इमेजिनेशन में है ही मास्टर, ये हमसे भी स्क्वायर है। सिंगम देखो। अच्छा खैर, इसकी अलग इशू है। चलिए इधर देखो प्लीज। अभी देता हूँ पेचकस क्लास, आपको खोल लो, ठीक है। चलिएगा इधर सुनिए प्लीज। तो मजाक की बात एक तरफ थी, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट का मतलब किसको कहते हैं, जहां पे श्योरिटी ना हो। श्योरिटी आ गई। अगर मान लिया, मैं सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2+2 कितना होता है, किसी भी बच्चे से पूछूं, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके लेवल का ही, सीए फाउंडेशन के लेवल का ही एक ठीक ठीक क्वेश्चन पूछता हूं, तो ये हो सकता है कि आप जवाब दे भी सकते हैं और नहीं भी। ये एक्सपेरिमेंट है। श्योरिटी आ गई, एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब आप सीख गए। अच्छा, और सुनो, अब बात आती है सर, ये इवेंट इवेंट बोले जा रहा हूं, कहीं ना कहीं माइंड में ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं इन सब चीजों को अवॉइड करके फटाफट फटाफट सीधा कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं और इस तरीके से आ सकते हैं, और जो कि मैंने देखा है कि काफी बच्चों को पसंद भी है कि भाई सीधा ये बता दो। बट यकीन मानना, मतलब जब हम कभी पढ़ते थे तो हमें यही रियलाइज हुआ कि ये गलती थी। मतलब चीजों को पहले डिटेल में समझना नहीं, बस ये क्वेश्चन कैसे होगा, है ना। फिर बाद में थोड़ी थोड़ी बातों में पूछना, सर ये देखना अब क्या करेंगे, सर अब क्या करेंगे। कभी भी प्रोफेशनल पढ़ाई ऐसे करनी ही नहीं चाहिए। बाकी आप अपनी चॉइस पे रहो, गलती करके सीखने में कुछ कुछ को मजा आता है, कहते हैं यार मतलब पता चला, अब मुझे पता चला ये गलत था, ठीक है ना। तो ये आपकी चॉइस है, गलत करने के बाद फिर ठीक होना चाहते हो, या दूसरे से सुन के पहले ही ठीक होना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को बता दिया एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। अब बात आती है सर इवेंट, ये बोल रहा हूँ ना इवेंट, तो इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब भी समझ लो बेटा। इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बेटा जब कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आता है, रिजल्ट क्या क्या आता है? हेड या टेल, ये इवेंट है। डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आता है? 1 2 3 4 1 2 5 3 6 4 5, ये इवेंट है। एक बच्चा सीए फाउंडेशन में अपीयर होता है, या तो रिजल्ट पास वाला होता है या फेल वाला होता है। पेपर देना एक्सपेरिमेंट है, उसका जो रिजल्ट आता है वो इवेंट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्या फर्क समझ पाए एक्सपेरिमेंट और इवेंट में? ठीक है।
और इवेंट की क्या निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी। अगर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, इक्वल लाइकली, और बराबर नहीं होती तो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को ये बताया, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, एक्सपेरिमेंट बताया, इवेंट बताया। आओ जरा यार थोड़ा सा ना क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सुराज सुराज भाई आपका वो मैं ये कह रहा हूँ, पहले अब मैं जो करवा रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया अभी तक, ये कौन सी क्लास में पढ़ा दिया जाता है, 10th क्लास। तो अब मैं जो क्वेश्चन भी कराऊंगा वो कौन से वाले करवाऊंगा, 10th। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे हम जब पढ़ते थे ना कभी, तो हमने जिस तरीके से पढ़ा, अरे बस इधर ध्यान दो बेटा, हमने जिस तरीके से पढ़ा उसमें बेसिकली आपका बिल्कुल प्रॉपर, जिसे कहते हैं नोट्स डिक्टेशन, क्या बोला, नोट्स डिक्टेशन, ठीक है ना, उस तरीके से। लेकिन अब आपकी जनरेशन है, और आपका मतलब सिर्फ किसी आपके बैच से नहीं है या किसी इंडिविजुअल से नहीं, 2020 के बाद से सारे बच्चों में, तो जो उनकी ना, जैसे ऐसे पढ़ते हैं बच्चे अब, और वो पढ़ना का स्टाइल पसंद करते हैं, डिक्टेशन वाला नहीं, वो पढ़ने का स्टाइल पसंद करते हैं जैसे स्कूल में भी पढ़ाते थे। जैसे स्कूल में एक टीचर क्या कह रहा है कि पहले कह रहा है, जैसे मान लिया एक कोई भी, मैं ऐसे ही बोल दूं कि मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, होती थी ना ज्योमेट्री के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम, तो पहले वो पूरी थ्योरम लिखवा रहा है, थ्योरम का मतलब बता रहा है, फिर फाइनली में कंक्लूजन। अब आपकी जनरेशन में क्या होता है, मेजोरिटी बच्चा अभी भी मेरी जैसी सोच वाले भी हैं, ठीक है, और मेजोरिटी लेकिन वैसे नहीं, वो ऐसे हैं कि जैसे टीचर ने ये बताया, बेटा ये जैसे ये लाइन है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है बेटा, ये ऐसे में ला दिया, तो ये ए बी सी, और ये बेटा जी डी और ई। तो बेटा मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि जो डी ई होता है ना, वो बेसिकली पैरेलल टू बीसी होता है, और बेसिकली जो डीई होता है वो बेटा हाफ ऑफ बीसी होता है। बस ये हो गई मिड पॉइंट, मतलब वो डिक्टेशन में, उसमें आप ये जनरेशन वो डिक्टेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने भी फिर अपने उसी हिसाब से हमने भी क्या कर दिए, चेंजेस कर दी, क्योंकि पर्पस तो देखो अल्टीमेटली यू आर द पर्सन ना, जो सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको जैसे पसंद है उस हिसाब से कर लेते हैं। बाकी अब जरा देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो मैंने यहाँ पे आपको मतलब बताया। आइए अब पहले मैं करवा रहा हूं कौन से वाले, 10th लेवल तक के क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक टर्म, और इसको बोलते हैं बेटा जी आपका क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या बोला मैंने, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है क्या, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्या बोला मैंने, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का ही एक और नाम भी होता है बेटा, सैंपल स्पेस, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का ही एक और नाम भी होता है क्या, सैंपल स्पेस। और आप सेट वाला चैप्टर पढ़ा था आपने, तो सेट वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों को बताया था सैंपल स्पेस, जिसे यूनिवर्सल सेट कहते थे। क्या कहते थे जिसे, यूनिवर्सल। तो एग्जॉस्टिव इवेंट, सैंपल स्पेस, यूनिवर्सल सेट, सब बातें क्या है, सेम है, ठीक है। तो बेटा एक बात बताए, तो आपका अगर नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स निकालने हो, अब आपको बस ये वर्ड पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो बेटा दो केस, अगर डाइस का केस, सॉरी पहले कॉइन वाला बताया, तो कॉइन का केस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कॉइन के केस में नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट कैसे निकालोगे, 2 की पावर के,
और के क्या है? और के इज नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। क्या है? के इज नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा अगर मान लिया 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो बेटा आपसे अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स 2 की पावर 10 कितना बेटा जी आपका? 1002। 1024। ठीक है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मैंने क्या बताया है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्या बताया है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मान लिया कोई ये भी जानना चाहे कि सैंपल स्पेस क्या होता है, सुनो, सिर्फ सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दो अलग बातें हो गई। ठीक है, दो अलग, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स दो अलग बातें हो गई। ये देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने। तो यहां पे देखो 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, अगर 4 कॉइन्स को टॉस करा तो बेटा जी सबसे पहले ये देख लो, नंबर ऑफ, इस बार एग्जॉस्टिव इवेंट लिखूंगा, जानबूझ के वर्ड्स को चेंज करता हूं जिससे कि दोनों बातें आपके माइंड में सेटल रहे, कल को कुछ भी वो बोले आप कंफ्यूज ना हो। 2 की पावर 4 कितने होते हैं बेटा जी? 16 आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स को, नंबर ऑफ इवेंट्स को ही क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, अच्छा 16। अब अगर मान ली मुझसे कोई बोले कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो बताओ कौन कौन से हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स या दैट इज करके सैंपल स्पेस। तो बेटा यहां पे आप जरा देखो, 4 कॉइन है, तो बेटा इसका ना, वैसे मैं तुम्हें सही बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका ये भी होता था। 16 में मैं तो वैसे ही बना दूंगा, लेकिन स्कूल में तो मैं ये वाला तरीका नहीं अप्लाई करता था, अपना वैसे ही सोच सोच के बना लेते थे। लेकिन हाँ, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है। 16 का आधा बताओ कितना होता है? 8। अच्छा ये लो भाई, इधर देखो, 8 बार क्या लिख दिया? एच। फिर अब 8 बार क्या लिखूंगा? देखना 8 बार ही है ना? यस सर। ठीक है, लिख लिया सब? समझ में आ गया सबको ये अभी तक? अच्छा, 4 कॉइन थे, मैंने तो सिर्फ पहले कॉइन के बताए हैं। अब 8 का आधा, पहले 16 का आधा क्या करा? 8। 8 का आधा कितना होता है? 4 बार हेड, 4 बार टेल, याद आ गया? फिर 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल। ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब 4 का आधा बताओ। 2 बार हेड 2 बार टेल। अच्छा, स्कूल में मैं ये नहीं लगाता था, मतलब वो वैसे दिमाग लगाने की आदत पड़ चुकी थी। और होता है बच्चों के साथ कि ना, जो चीज टीचिंग की पढ़ाई में क्या होता है कि जब आप मतलब पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, तब आपका ये होता है कि मुझे ऐसे भी बताओ, मुझे वैसे भी बताओ, मुझे किसी एंगल ऐसे ना हो जिससे ना बताओ। और जब पेपर देने के लिए पढ़ रहे होते हैं तो बस ये होता है कि यार बस ये एक तरीका सीख लो, आंसर आ जाए। अरे नहीं, मुझे 2 4 तरीके नहीं सीखने, कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, तो यहाँ पे आपका अब 2 बार हेड 2 बार टेल चल रहा था, अब एक बार आखिरी में हेड। 2 का आधा। 1 बार हेड 1 बार हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सैंपल स्पेस बताओ, तो तुम ये सारा बताओगे। अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताओ, तो आप 16 बताओ। क्या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और स्पेस में फर्क समझ गए? यस सर। बोलो भाई, कुछ कंफ्यूजन में दिख रहे हो? एक बार और बताओ। क्या चीज बताऊं? सैंपल समझ नहीं क्या, कि सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में क्या फर्क है?
बोलते किसे हैं? जैसे आपने बोला टोटल होता है। ये सारा लिखा हुआ है, क्या है ये बता, क्या है ये? सैंपल स्पेस। ठीक है, और अगर मैं तेरे से पूछूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इनको काउंट कर दे। ठीक है, और काउंट करने में टाइम लगेगा, पहले बनाओ फिर काउंट करो। तो मैंने इसका शॉर्टकट क्या सिखा दिया तेरे को, 2 की पावर। अब ठीक है, चलो, तो यहां पे अगर हम बात करो, हाँ जी, अगर मान लिया मैंने कॉइन का केस बताया, अब डाइस के केस की अगर बात करें, तो डाइस के केस में सुन लो भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या बेसिकली आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? के इज नंबर ऑफ डाइस या डाइसेस। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो जरा एग्जांपल, इफ 2 डाइसेस आर रोल्ड। ठीक है, इफ 2 डाइसेस आर रोल्ड, तो बेटा एक बात बताओ, अब मैं तेरे से पूछता हूं, यहां पे देख ले क्या लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, या क्या बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6 की पावर 2। 36। ये क्या बनाया मैंने बेटा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब मैं तेरे से कहूँ कि सैंपल स्पेस बना के दिखाओ इसका, तो बना के दिखाएंगे। ठीक है, और देख सुन, आपका सबको पता है वो क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3। मैं नहीं लिख रहा, तुम लिख भी सकते हो, स्पेस छोड़ के लिख लो चाहे तो, मतलब आप कर लेना। ठीक है ना, पूरा अभी करना है अभी कर लो। ठीक है, आप बात चाहो तो वैसे घर पे पूरा भी बना सकते हो, अभी मत लिखो, स्पेस छोड़ दो। ठीक है, घर पे पूरा बनाओगे तो और बेनिफिट आपको दिखा भी दूंगा मैं। ये देखो भाई प्लीज, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 36 हो गए। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो दोस्तों, इसमें ना मतलब सैंपल स्पेस का मतलब तो मैंने बता दिया, नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, इसमें ना सम का क्वेश्चन आता है कई बार। किसका क्वेश्चन आता है? सम तो एक बात बताओ, जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो मिनिमम सम कितना बनता है? ये सब 10th क्लास का है। ठीक है, मिनिमम सम कितना बनता है? 2 ही बनेगा। Yes, sir. दोनों डाइस पे मिनिमम 1 1 आएगा ना बेटा, तो 2 बनेगा। और मैक्सिमम पता है क्या बन सकता है? हाँ, सम की बात हो रही है बेटा, मैक्सिमम कितना बन सकता है? 12। 6 की वजह से। अच्छा दोस्तों, अगर ये आता है तो कई बार क्या होता है, हम दिमाग लगाने लग जाते हैं कि 2 कैसे कैसे बनेगा 1 1 से, 3 कैसे बनेगा 2 1 1 2, 4 कैसे बनेगा 1 3 3 1 2 2, 5 कैसे बनेगा 2 3 3 2 4 1 1 4, ऐसे करके दिमाग लगाते हैं। 5 0 भी तो बन सकता है ना? 50 कहाँ से बनेगा सर? हाँ करने के बाद कह रहा चलो, ऐसे कंफ्यूजन प्लीज, जब एग्जामिनेशन प्रेशर होता है ना, तब सारा तरीका का दिमाग चलता है। 2 इंटू 2 5 भी नजर आता है, 2 इंटू 2 5। अपने हिसाब देखो ना, ऐसे भी होता है, इंसान बोलते हैं 2 इंटू 3 5। एग्जामिनेशन प्रेशर में ऐसा हो जाता है। तो अब क्या है, सुन लो, इसी प्रेशर को जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां पे हम क्या करते हैं कि जैसे अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, देखो ये तो पता है तुम्हें कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बता रहा कि मतलब ऐसा कुछ बता दिया जैसे पता नहीं क्या ही नहीं हो जाएगा, बट क्या है, ठीक है, थोड़ा 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 सीखते सीखते सब कुछ सीख लो, फिर पेपर में उन सब में से ही कुछ आएगा और आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। हाँ, तो ये देखो, सबसे पहले दोस्तों यहां पे ध्यान देना, मिनिमम सम 2 होता है, मैक्सिमम सम 12 होता है। इनके टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो आपको पता ही है, वो तो 36 ही रहेंगे।
फेवरेबल आउटकम ढूंढने में, जैसे मान लिया मैं अभी देखना, आप मैथ्स बैकग्राउंड हो नॉन मैथ्स? नॉन मैथ्स, लेकिन कोई बात नहीं, चलो किसी और से पूछ लेते हैं। तुम बेटा मैथ्स बैकग्राउंड नॉन मैथ्स? ये सेम है वाला मैथ्स। सम ऑफ 7 में कितने केसेस बनेंगे बताना? 1 6 1 6 1, 5 2 2, 6 1 2 5 3 4 4 3। तो आपने देखा, मतलब मैं यहाँ पे कोई किसी बच्चे को जज नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि एफर्ट्स लग रहे हैं ना, दिमाग लगाने, सोचना पड़ रहा है ना, और अभी कंफर्टेबल है, और वो ऊपर से मैथ्स बैकग्राउंड है। तो आप में से कोई नॉन मैथ्स हुआ और मान लिया उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं रही, तो वो तो हो सकता है कोई एक इवेंट को क्या कर दे, स्किप ही कर दे, है ना। तो ऐसे में इसका तरीका है, फेवरेबल इवेंट्स को रट लेंगे हम कि कितने कितने होते हैं। तो देखो इसका रटने का तरीका क्या है, बहुत आसान। सम ऑफ 2 के फेवरेबल केसेस 1 होते हैं, सम ऑफ 3 के 2 होते हैं, सम ऑफ 4 के 3 होते हैं, सम ऑफ 5 के 4 होते हैं, सम ऑफ 6 के 5 होते हैं, और मैक्सिमम सम ऑफ 7 के होते हैं 6। ठीक है, मैक्सिमम होते हैं सम ऑफ 7 के। और फिर दोबारा से वापस चलेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब सम ऑफ 8 के 5 होते हैं, 9 के 4 होते हैं, 10 के 3 होते हैं, 11 के 2 होते हैं, और सम ऑफ 12 का भी 1 6 और 6। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एक प्रोबेबिलिटी निकालना सिखा दिया। और इसमें क्या है कि अभी जो ये लड़की ने आपके सामने इवेंट्स को सोच सोच के बताया कि कितने बने, वो तुम्हें सोचने का सिस्टम मैंने खत्म कर। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है क्लियर है सभी को, जो बताया समझ में आया कि क्या कन्वे कराया गया आज। बहुत बढ़िया, एक सेंसर के दो। हाँ, ठीक है, चलो। तो अब मेरे हिसाब से देख के भी मत लिखो, बिना देखे लिखो, मतलब आपके माइंड में आई गई होगी बात। तो चलो, अब मैंने क्यों करवाना पड़ा मुझे, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही यही दे रखा। एक ठीक है, और यहां पे आप जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? What is the chance of throwing at least 7 in a single cast with 2 dice? दोस्तों एटलीस्ट 7 की बात कह रहा है, तो बेटा एक बात बताओ, सम ऑफ 7 वैसे तो आता नहीं, तो यहाँ पे ये बात एक तरीके से पता है क्या कर रहा है तुम्हारे से, सम ऑफ 7 8 और कहां तक, 12 तक, क्योंकि 12 से बड़ा आ नहीं सकता, लेकिन कम से कम कितना लेना है, 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेटा टोटल आउटकम तो पता ही है आपको, 36 है ना। लेकिन गौरव यहाँ पे अब अगर फेवरेबल केस निकालूंगा तो 7 के कितने, 6, 8 के 5, और तू समझ गया मैं क्या करने वाला हूँ। तो बेटा कितना है टोटल, देखियो, 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 और 1 21, 7 बाय, आया समझ में हर किसी को? वेरी गुड। चलिए, अभी मैं 10th क्लास के क्वेश्चन करवा रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि करवाने तो आपसे ही चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करिए, क्योंकि इनमें कोई फॉर्मूला नहीं, और जहां जहां जो जरूरत होगी मैं बताता चला जाऊँ। ठीक है, चलिए, बेटा आंसर बोलेंगे नहीं, ठीक है। आपको पता है मैं आसान क्वेश्चन बोल रहा हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन ऐसा है जिसपे मुझे ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसको यहाँ पे भी दिक्कत है। आप समझे, बहुत आसान है। अब आप में से कोई वो भी नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब उस बच्चे को थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं हर बार उसका चेहरा देखूंगा कि इसको आया कि नहीं आया, क्योंकि फेस पे समझ में आ जाता है कि आया या नहीं है। हाँ, कुछ कुछ के भी नहीं आता, ठीक है। ये देखो इसके भी नहीं आता, ये देखो सो गई। तू पढ़ रही है ऐसे? ठीक है, पढ़ने का तरीका थोड़ा कैजुअल। हाँ, मतलब बड़ा कैजुअल, बड़ा मतलब मुझे हैरानी होती है, कोई ऐसे लगता है। ये तो मुझे तो ऐसे लगता है, कुछ रील्स देखी थी मैंने यूट्यूब शॉर्ट देखी, उसमें ना बंदा ऐसे यूं कर रहा हो, ऐसे सो रहा होता है, तो ना उसके बाद उसका सुपीरियर आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, तो एकदम से उठता है, यूं करता है,
तो मतलब ये दिखाना चाहता मैं सो नहीं रहा था, मैं क्या कर रहा था, प्रे कर रहा था। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर और इसी बात पे बताएगी काजल। वो तो बता रहा है। अब अगर पढ़ रही होती तो क्वेश्चन पता होता ना कि क्या पूछा है क्या है। नहीं, फोर तो पता है, फोर पर मैं करा नहीं रही। आंसर तो पता है। अरे हाँ वही तो है। और कौन कौन से करना है? बच्चे की ये करना है। 1/6 होगा। ये लो। 1/6। अरे 1/6 कैसे समझा? इसलिए कि पीछे से किसी से सुनाएगी। नहीं, अच्छा ये तो अपना डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक। अच्छा इसने ये नहीं बोला कि पीछे वाले इस लायक ही नहीं है कि मुझे बता सके। चलो हाँ जी कोई बात नहीं, आपसे पूछो। नहीं आता आपको है ना, ठीक है। सिराज कोई बात नहीं प्लीज। सिराज कैसे? ये हमने दो डाइस को है ना, अनबेस्ड डाइस को अलग एक साथ रोल किया है। हाँ ठीक है, एक साथ थ्रो करा है। और बोल। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ पॉइंट? उसका जो डिफरेंस है वो कितना है पॉइंट का? अच्छा तो बताओ कैसे डिफरेंस, क्या चीज का डिफरेंस? सर 36 बेटा इसी से समझ में आता है, आपको शायद लैंग्वेज समझ नहीं आई, आप थोड़ा टाइम ले लो। बेटा आपको पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन? कनव सर ये क्वेश्चन कह रहा है जैसे आपने दो डाइस रोल करे, हमारा एक नंबर आया, फिर से रोल करे तो हमारा वही नंबर आया, तो डिफरेंस हो गया हमारा 0 हो गया, लेकिन आंसर नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। तुम दोनों गर्ल्स आपका नाम बताओ। वर्षा, वर्षा बोले, ठीक है बोलो। क्वेश्चन क्या कह रहे थे? हाँ तो ठीक है, सही बोला है आपने। कन्नव ने भी बिल्कुल सही बोला था। अब बता इसका आंसर क्या है और कैसे आया? बेटा आपका नाम क्या है? सिंपल लगाने के चांसेस विदुषी, सही बोला नाम आपका? ठीक है अब तुम बताओ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यार गौरव मत बात करा कर, नहीं पता वी के आपका भी मतलब वही 11 नॉन मैथ्स है ना, ठीक है। तो मतलब आपको इट्स नॉट अबाउट मैथ्स, आपको लैंग्वेज ये समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, ठीक है। क्या क्या निकला तेरा, बता कंक्लूजन। क्या सीखा तूने इससे, अनिल से? कुछ भी नहीं सीखा। अनिल तेरे साथ बैठने का क्या फायदा होगा? अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेटा प्लीज कोई भी बात ना करे, उसकी बात सुनने में मुझे दिक्कत हो रही है। ट्राई टू बी वेरी फास्ट यार। अच्छा अनबायस्ड है वो, अनबायस्ड का मतलब नॉर्मल डाइस, अनबायस्ड मतलब नॉर्मल डाइस। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? को 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बताऊं मैं? कई बच्ची गई थी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट, यानी कि वो कह रहा है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। दो डाइस को थ्रो करते हैं 36 आउटकम आते हैं, लेकिन नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट मतलब जिनके बीच में डिफरेंस ना हो, ऐसे कितने इवेंट है? सिर्फ 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। 6 फेवरेबल कितने में से? 36 में से। तो 6/36 यानी कि 1/6, ठीक है ना। और आपका आंसर जो है वो कौन सा हो गया बेटा? डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इससे आगे चलते हैं बेटा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन 6th करिए, अभी 6th करिए 7th करिए, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं अभी। 6 7 देख लो।
यानी 100 1 से 10 आंसर नहीं बताएगा कोई भी। किस किस का हो गया वो हैंड रेस कर ले। 6 7 दोनों, 6 7 जिसके दोनों हो जाए वो हैंड रेस करेगा। पानी साफ मतलब पूरा तो नहीं इसका समय पता नहीं इससे आ रहा है प्रोजेक्टर से। सर ने बोला नहीं बताने चीज बताना है ट्रांसफर के यहाँ से ज्यादा वॉल पे प्रिंट करनी है। हो गए दोनों। ठीक है, पीछे बेटा आपसे ऊपर सॉरी अर्शा नहीं आई आज। ठीक है, फाइव आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया। अच्छा 7 की तो कर वो करना अरे बेटा इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखो हो गया। है नहीं भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा सभी। समझ लेंगे। ये देखो, there are 10 balls numbered from 1 to 10 in a box. If one of them is selected at random, what is the probability that the number printed on the ball would be an odd number greater than 4? तो बेटा एक बात बताओ, odd number greater than 4 का मतलब क्या हुआ? 5 7 और 9 ये फेवरेबल हो गए और टोटल कितने हैं 10। तो आंसर कितना होगा प्रोबेबिलिटी? 0.3 डन। मैंने क्या बोला? अच्छा 7th क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स इन रुपीस। फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर इन रुपीस, और ये सब आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा यहाँ पे एवरेज वेज कितनी है बेटा, सभी बच्चे इनका प्लस करके 8 से डिवाइड कर दो। 50। अब वो कह रहा है वन ऑफ द वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लोअर देन द एवरेज। ठीक है, तो लोअर देन द एवरेज वेज का मतलब देख लो 50 से नीचे कौन कौन है फेवरेबल, 1 2 3 और 4। 4 फेवरेबल है, कितने में से? आ गया समझ में? ठीक है, जिसने कर लिया था अच्छी बात है, गलत किया था वो पता चल गया होगा, जिसने नहीं किया था उसको भी पता चल गया। ठीक है, आइए जरा देखते हैं, थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग द सेम, वही 10th लेवल। लो जी करके देखो अगर आप चाहो तो। फर्स्ट क्वेश्चन करके देखो और सेकंड भी करो और थर्ड भी।
नहीं यार सर 3 करना है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फोर्थ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फोर्थ तो डिस्प्ले में नहीं है ना, तो इसलिए मैंने बोला नहीं। बाकी अगर तूने बुक ओपन कर रखे तो कर ले। चार बार 2/7 आ सकता है। एक के अलावा एक से जुड़ेगा। 300 मेरा मेरे पे लग रहा है तो लीप ईयर वाले दिन भी तो हो सकता है। हाँ यार एक आगे नहीं होगा ना ये देखो, क्वेश्चन नंबर मैं 1 से करवाना शुरू करता हूं, और किनका हो एक बार तो आएगा। ये 10th लेवल के ही क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 सैटरडे। ठीक है, कितने सैटरडे? 53। बेटा मुझे एक बात बताओ कि आपका पूरे साल में कितने वीक होते हैं? 52। हाँ, होते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब 52 वीक्स का मतलब होता है 52 मंडे होते होंगे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, सारे डेज 52 होते होंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 52 को मल्टीप्लाई बाय 7 करूं तो ये आ जाता है 364। क्या? 360। अब ये लीप ईयर है, लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? 366। तो बेटा अभी कितने दिन रह गए? 2 दिन। 2 दिन। अब 2 दिन वो कौन से होंगे ये दिमाग मत लगाओ, ठीक है? वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा कैलेंडर ईयर है। स्टार्टिंग तो अब यहाँ पे देखो, सीधी सीधी सी बात है, वो या तो 2 दिन होंगे मंडे ट्यूसडे, या होंगे ट्यूसडे वेडनेसडे, या होंगे वेडनेसडे थर्सडे, या होंगे थर्सडे और फ्राइडे, या होंगे फ्राइडे और सैटरडे, और आखिरी में सैटरडे और संडे, या फिर संडे और बेटा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन सैटरडे 53 लाने के लिए देखो, 52 सैटरडे तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी आखिरी के दिन अगर फ्राइडे सैटरडे पड़ गया या सैटरडे संडे पड़ गया तो हमारे सैटरडे फिर 52 नहीं बल्कि 53। कोई एक ही काम होगा ना, या तो फ्राइडे सैटरडे होगा या सैटरडे संडे, आउट ऑफ द 7। तो 2 फेवरेबल है कितने में से? 7 में से। तो आंसर आपका क्या हुआ? ठीक है, मैंने बोला था क्लियर हुई बात? बोलो, कनव, कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तेरे को पीछे आप कहां पे डाउट?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस, अनबायस्ड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। अनबायस्ड कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो बेटा 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन वन हेड? दोस्तों एक बात बताओ, मोर देन वन हेड, तो भैया सीधी सी बात है, यहां पे देखो, हेड हेड टेल, मोर देन वन हेड है ना? कितने हेड है? 2 हेड, और तीनों में भी हेड है ना। लेकिन ये वाला जो था 2 हेड वाला, इसके कितने केस होंगे? 3 केस। तो 3 ये वाले और एक ये 4, ये वो केसेस है जो फेवरेबल कहलाएंगे, क्योंकि यहां पे हेड कितने हैं? 1 से 7, तो 4 फेवरेबल है आउट ऑफ 8। अब सही आ रहा था आपका, गलत आ रहा था, आपको अपने बारे में आइडिया होता जा रहा है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 2 अनबायस्ड डाइस आर रोल्ड, अनबायस्ड मतलब नॉर्मल डाइस, 2 बोले हैं, 36 आउटकम आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट नीदर 6 नॉर? बेटा 36 में से एक काम करो, 6 के फेवरेबल केसेस कितने थे? 6 के 5 और 9 के फेवरेबल कितने थे? 4। ये हटा दो, क्योंकि उसे नहीं चाहिए ना, 6 भी नहीं चाहिए और 9 भी नहीं चाहिए, बाकी सारे के सारे क्या बचे? फेवरेबल। 36 में से 9 गए, कितने बचे? ये फेवरेबल हो गए। और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हो? फेवरेबल अपॉन में 27 को 36 से डिवाइड करें। कोई कंफ्यूजन? कर लिए थे तीनों? कौन किसने खुद से कर लिए थे? 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाए, आज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आगे भी ऐसे ही हालात रहे तो गलत। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4 चिल्ड्रन सेलेक्टेड एट रैंडम वुड हैव डिफरेंट बर्थडे? क्या बोला? वुड हैव डिफरेंट बर्थडे। What is the probability that 4 children selected random would have different birthday? तो दोस्तों सुनो, जो पहला चिल्ड्रन है उसके पास कितने दिन है? 365 आउट ऑफ, है ना। डिफरेंट बर्थडे है तो इसका मतलब अब दूसरे वाले के पास कितने डेज है? 364, ठीक है, आउट ऑफ, फिर 363 आउट ऑफ, और चौथे वाले के पास 360 आउट ऑफ। ये कैंसिल हो गया। आई थिंक आप समझ गए आंसर क्या होगा। यस सर। कौन सा ऑप्शन? पक्का? यस सर। ठीक है, इसके आगे के तो उस पे बेस्ड है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो उसको अभी साइडलाइन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और देखो जी, यहां पे इसके बाद आप लोग सीखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, और अगला कॉन्सेप्ट है सीधा क्या? एडिशन थ्योरम। क्या है बेटा जी आपका? एडिशन थ्योरम, जिसका ये फॉर्मूला होता है जो सेट में आप सीख चुके हो मुझसे। ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला कोई नया तो नहीं है, याद है ना सभी को? फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये इसको क्या बोलते थे सेट में? यूनियन।
आप इसे अब क्या बोल सकते हो, पहले भी बोल सकते थे, अब भी बोल सकते हो, और इसको एंड इसको क्या बोलेंगे, and। एंड ठीक है, चलो ये फॉर्मूला बना कैसे था, वेन डायग्राम। देखो प्लीज ध्यान दो, आप सबको पता है कि ये वाला एरिया कौन सा हुआ, ये ए का एरिया है, ये बी का एरिया है, और ये वाला एरिया कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब भी क्या होता है, कॉमन। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे ही आपने ए लिया, ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर ली, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आपने बी प्लस करा तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया। ये एरिया कितनी बार ऐड हुआ, कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार। तो इसीलिए बेटा जी इसे एक बार क्या करवा दूंगा मैं, माइनस। समझ गए, फॉर्मूला समझ में आ गया। अच्छा, एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला ये यूज कब करना चाहिए, यूज करने का एक हिंट दे रहा हूं, जब भी आपसे प्रोबेबिलिटी निकाली पूछी जाए एटलीस्ट 1, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, या कभी भी प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जाए, ए और बी, बस समझ जाना कि आपको ये वाला फॉर्मूला, बस समझ जाना कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा याद रखो बेटा, डी मॉर्गन लॉ भी था, यस सर। तो डी मॉर्गन लॉ हो या वैसे समझो, आपका इसका एक और फॉर्मूला भी बनता है, और ये लो भाई ये भी लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, दोनों फॉर्मूले ऊपर वाले और नीचे वाले सेम आंसर निकालते हैं। कब ये लगाना है कब ये लगाना है सर, डिपेंड करेगा, वो तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, आई रिपीट डिपेंड करेगा वो तो कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन क्या है। अगर हाँ जी, अगर डेटा ये दे रखा होगा तो ये वाला लगा देना, और अगर ये वाली चीज गिवन होगी तो ये लगा देना। अच्छा याद है कैसे याद, ये चीज एक चीज देख लेना बेटा, एक मिनट, कॉल आ रहा है। जरूरी है। हाँ जी इधर देखो भाई प्लीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू 1 माइनस ए नॉट एंड बी नॉट, भाई ये याद करो मैंने क्या सिखाया था वहां पे, तो एक्चुअली जैसे हम 1 माइनस करते हैं ना, सेट में क्या सिखाया था, डैश, याद है, का होल बार ऐसे कर देते,
लेकिन खैर छोड़ो, अभी सेट नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी वाले ही रूल्स फॉलो करते हैं। अच्छा, ये वन का मतलब क्या है, सुन लो भाई। ये जो पूरा बॉक्स है, ठीक है, पूरे बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर होती है? वन के बराबर होती है, ठीक है। अरे ये वेन डायग्राम है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स ही तो है ये। क्या है ये? एक काम करो, जहां पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स लिखा था ना, वहां पे लिख लो। नहीं, वहां पे ये लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। जहां भी लिखा था आपने एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कि सैंपल स्पेस लिखा था ना, ऑल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस, वहीं पे लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती है? 1। यार करना, एक बात बता, एग्जॉस्टिव इवेंट में सारे आउटकम आते हैं। जब सारे आउटकम आते हैं तो इसका मतलब सारे फेवरेबल हुए। सारे आते हैं ना एग्जॉस्टिव इवेंट में, तो ऊपर भी सारे आएंगे और नीचे भी सारे आएंगे। 36/36 तो क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखियो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पहले बता, क्लियर है? अच्छा, इधर देखो भाई, तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज और बेटा, एक बात बताओ, ए और बी के लिए मैंने क्या बोला? ये देखो, ये याद करने का तरीका है। जैसे यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है? ए। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ए बार। यहाँ ए है तो ए बार, यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और यहाँ बी है तो याद करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं इसको लिख दूं ऐसे भी कि ये जो चीज थी, ये क्या बताई थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। और बेटा ये जो चीज है ना, इसके लिए भी याद रख लो वर्ड, क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोलेंगे इसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। भाई ठीक है, कल को इस बात को मैं ऐसे बोल दूं तो आपको समझ में आना चाहिए। ऑल ओके? पक्का? तुम समझ पा रही हो बेटा? ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पे आपका, ये मैंने आपको ये बताया डी मॉर्गन लॉ के लिए, ठीक है। ये ए नॉट एंड बी नॉट का एरिया देख ले बेटा, वो बाकी का बच्चा ये वाला एरिया, ठीक है। ए नॉट एंड बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, ठीक है। यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? नन। यानी कि ये कौन से इवेंट होंगे इस वाले एरिया में, जो ए कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे और बी को भी satisfy। क्या चीज? ए और बी एटलीस्ट 1 होता है। ए नॉट एंड बी नॉट का मतलब क्या हुआ? नन। तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस, ठीक है। यहां तक ठीक है? ठीक है। अच्छा, इधर देखो, इसके अलावा आपका एक चीज देखना, एक वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। दोज इवेंट which cannot occur together
दोज इवेंट्स विच कैन नॉट अकर टुगेदर या साइमल्टेनियस, जो एक साथ अकर नहीं कर सकते। बेटा कॉइन पे हेड और टेल दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? सिंगल नहीं। कॉइन पे, ठीक है। एक बच्चा या पास और फेल दोनों हो जाए। हाँ हुआ था एक अच्छा बताओ कैसे? पहले पास हो गया, फिर 5,000 बंदों ये के वाला रिजल्ट तो वापस ले पास लिए तो वो से फेल हो गया। डिक्लेयर हो गए तो पास, हाँ, तो फिर वापस क्यों ले लिए थे? कुछ बच्चों को गलती से पास कर दिया था। इसका मतलब ओरिजिनल फेल ही था। पता नहीं था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमने तो एक्सेप्शन निकाल दिया मेरी बात का कि बच्चा पास भी हो सकता है और फेल भी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे एक एग्जांपल बनाता हूँ, एक इवेंट बना लेते हैं। ये देखो भाई, एक इवेंट बना लेते हैं। ए क्या है? राजू इज 16 ईयर ओल्ड। इवेंट बी बना लेते हैं, ही इज अ वोटर। बेटा ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल हो सकती है? 16 साल का बंदा क्या वोटर हो सकता है? इंडियन ही है, ना, ठीक है ना। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे इवेंट है? ये कैसे इवेंट है? सिर्फ एक्सक्लूसिव बोल दो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दो, ठीक है। ऐसे इवेंट का डायग्राम कैसा होता है? ऐसे इवेंट का डायग्राम कैसा होता है देख लो। इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। ये ए है और ये बी है। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो याद करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो गया? 0, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, जिसको एक्चुअली ए प्लस बी किसको बोलते हैं? ए और बी को, ठीक है। ए प्लस बी किसको बोलते हैं? ए और बी। इसका फॉर्मूला अब क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बी। ठीक है। सर माइनस नहीं करा आपने? अरे कहां से Common माइनस ही करूं नहीं है जब वो, कुछ कॉमन ही नहीं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा ऐसे ही फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। दोस्तों जब ऐसा होता है ना तो याद रखना ए और बी बराबर तो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, साथ के साथ ए और बी या ए प्लस बी दोनों का टोटल किसके बराबर होगा? एग्जॉस्टिव की वजह से। जब एग्जॉस्टिव बोल ही दिया, क्या बोला? जब एग्जॉस्टिव बोल ही दिया तो फिर तो 1 आएगा ही आएगा ना। कोई कंफ्यूजन? अच्छा एक्सक्लूसिव का अपोजिट क्या होता है? मतलब जिनमें कॉमन होता है उसे बोलते हैं इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं उनको? इंक्लूसिव। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था ना, यहाँ पे लिख लो, ये मेंशन कर देता हूं। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। क्योंकि क्या है, इवेंट्स इंक्लूसिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें क्या है? कुछ कॉमन। ये देखो वैसे तो ये रिकॉल हो रहा है सेट का, बल्कि मैंने बोला तो था कि सेट रिकॉल करके आना, बट पता नहीं कि कोई करके आया तो नहीं लग रहा। सेट ये याद है, चलो मतलब समझ में आ रही है ना ये बात, कंफर्टेबल, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा इधर देखो भाई प्लीज सुनो, साथ के साथ अगर बात करिए अगली क्लास में चैप्टर फिनिश हो गए बेटे, ठीक है, वैसे एक क्लास और लगे तो अलग बात है, बट वैसे अगर आप Conceptual. हाँ Conceptual. फॉर 3 इवेंट्स, अब 3 इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो देख लो। ए और बी और सी बराबर हो गया ए प्लस में बी प्लस में सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी B and C. माइनस बी एंड सी माइनस A and C. ए एंड सी और प्लस कर देंगे ए एंड बी एंड सी, C. ठीक है। दो हो गया। ये देख लीजिए तो मैं सोच रहा हूँ। बोल। कौन तीन से कोई बोलते हैं। ये ए ये बी इसी ये सी और लाइक अर्लियर ये कॉमन वाला एरिया क्या हो गया? इंटरसेक्शन A intersect B intersect ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन C. कोई कंफ्यूजन? No sir. अच्छा थोड़ा ये समझ लो, अच्छा रहेगा आपको कि पिछली वाला समझाया था तो ये वाला भी समझाई देता हूँ। बेटा देखो ए बी सी तीनों को ऐड कर दिया, सभी ध्यान दो, ए बी सी तीनों को ऐड कर दिया। जब तुमने ए एंड बी माइनस किया, तुम्हें पता है ना स्पेशली ये वाला एरिया, देखो ये वाले एरिया जो है ए और सी का, ये कितनी बार बेसिकली इंक्लूड हुए? 2 बार, लेकिन ये भी आता है ए एंड सी में, और ये कितनी बार इंक्लूड हुआ है? 3 बार। ये वाला एरिया ए और बी वाला 2 बार हुआ, लेकिन ये वाला एरिया 3 बार, ये सबको पता है, और ऐसे ही ये वाला भी 2 बार और बीच वाला 3 बार। तो हुआ क्या कि जब तुमने ए एंड बी माइनस करा, यानी कि ए एंड बी मतलब ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा है, तो जो चीज 2 बार ऐड थी वो दोनों बार माइनस। वो 1 बार माइनस हो गई, जो 3 बार ऐड थी वो 1 बार माइनस हो गई थी, 2 बार। फिर तुमने बी एंड सी माइनस किया, तो बेटा एक बात बताओ, ये वाली चीज 2 बार ऐड हुई थी तो 1 बार माइनस हो गई, ये वाली चीज 3 बार ऐड हुई थी, 1 बार पहले माइनस हो गई, 1 बार अब माइनस हो गई। फिर तुमने ए एंड सी लिया, ए एंड सी में जब तुमने माइनस किया तो ये वाली चीज 2 बार ऐड हुई थी, 1 बार माइनस हो गई, लेकिन ये वाली चीज 3 बार ऐड हुई थी, लेकिन तीनों बार ही माइनस हो गई, यानी कि है ही नहीं अब, यानी कि है ही नहीं, इसीलिए आखिरी में इसे क्या करवाया? ऐड। आ रही है बात समझ में कि 3 बार ऐड हुआ था, लेकिन तीनों बार ही क्या करवा दिया? माइनस। समझ में आ गया तरीका? पक्का? अच्छा दोस्तों भूलना मत, इसके लिए भी डी मॉर्गन लॉ वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ए और बी और सी बराबर 1 माइनस ए नॉट B नॉट एंड बी नॉट एंड C सी, नॉट। ठीक है। ये कारण है कि उसको फॉर एक्सक्लूसिव, अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव हुए तो एम्बुलेंस तो बेटा क्या हो जाएगा? बस ए प्लस बी प्लस C। सी, हाँ, यस सर। और फिर इसके नीचे लिख लेना है एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, तो बस ए प्लस बी प्लस सी के साथ क्या लगा देना? इक्वल टू 1। कोई पहले वाला कॉन्सेप्ट जो 3 में लिखवाया था वो अब, सॉरी जो 2 में लिखवाया था वो अब 3 में भी लिखवा दो, ठीक है यहां तक? ठीक है दोस्तों, एक्चुअली जो क्वेश्चंस है ना उसमें एडिशन थ्योरम और एक और कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं वो भी करवाने के लिए अभी तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है।
अभी आप क्या कर सकते हैं, हाँ एक चीज देख लो, मैंने प्लीज एक चीज देख लो, मैंने सेट में भी बताई थी ये बात। यहां पे ये देखो, ठीक है भाई, ध्यान देना प्लीज। ये ए है और ये बी है, वो कुछ नया तो है नहीं, पुरानी वाली बात कर रहा हूं। और ये वाला एरिया कौन सा है, ए नॉट एंड बी बी। नॉट। अच्छा एक ना, एक चीज होती है ओनली ए, क्या वर्ड बोला, ओनली यानी कि एग्जैक्टली ए की बात है। और इसका मतलब होता है, इसे लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट। और बिल्कुल एक बच्चे ने जैसे बोला, अच्छा लगा, किसी ने बोल भी दिया, पहले भी बताया था ना सेट के टाइम पे, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। क्या बोलते हैं, और जब सेट में बताया था तो मैंने क्या बोला था, ओनली ए का मतलब हुआ ऐसे लोग जो सिर्फ ए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे, बी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो बेटा एक बात बताओ, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, ठीक है। अब ये पूरा सर्कल है, इसमें से ये वाले लोग कौन से हैं, जो ए कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं और बी को बी भी। का भी, है ना, यस सर। ये वो लोग हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ओनली ए। तो बेटा इस पूरे सर्कल में से ये वाला एरिया हटा दो, कॉमन वाला। तो बेटा जी इसका मतलब ये हुआ, फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ए। ठीक है भाई। और ऐसे ही अगर ये आता है तो फिर ऐसे ही ओनली बी, यानी कि ए एंड सॉरी ए नॉट एंड बी। और ये हो गया बी सर्कल में से क्या माइनस, ए एंड बी। और याद रखना ए नॉट एंड बी को क्या बोलते हैं, बी माइनस। क्या बोलते हैं, बी माइनस। बी माइनस। ठीक है, ये कॉपी कर लो, देखता हूँ कोई क्वेश्चन अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखो, ठीक है। मतलब था मेरा मन क्वेश्चन करवाने का। हाँ जी, लिख लिया क्या, नहीं सर। ठीक है। नहीं हुआ दोनों चीजें हो गया कॉपी, यस सर। ठीक है। अगर हो गया तो एक बार ये वाला क्वेश्चन करके देखो, 9th क्वेश्चन नंबर 9th करके देखो, या अगर लगता है कि नहीं हो रहा है तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम मुझे बोल देना, मैं कर सीधा सीधा पढ़ते हुए क्लिक हो रहा है कि नहीं हो। देखो बेटा क्लिक तो तभी होता है प्रैक्टिस से, तो उनको तो क्लिक हो जाएगा जो पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिनको नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बता। कौन सा क्वेश्चन, 9 यार देखिए, सीख जाएगा। ये तो ऐसे कर रहे थे, क्वेश्चन पेपर दे दिया, फिर कौन से करने हैं? लिखा नहीं।
लिखा है बेटा स्टार्ट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना? समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या दे रखा है, ऐसे ही है। तुम बेटा समझ पा रही हो कि क्या करना है आगे, ऐसे कुछ? ठीक है, अच्छी बात। तुम बेटा समझ पा रही हो? लिखा हो, क्या लिखा है? लिखा है कुछ? बस इंफॉर्मेशन लिखिए। चलो जल्दी से करके देखो, नहीं तो फिर मुझे बता। गलत सही की परवाह ना करते हो, मुझे दिखाना जरूर। सिराज कुछ लग रहा है कि हो पाएगा या इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा? दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। गौरव हो पाएगा? ठीक है। कनव नहीं इंटरप्रेट कर पा रहा ना अभी माइंड कि क्या डेटा दे रखा है, कैसे करना है, मतलब ऐसा कुछ चल नहीं रहा ना माइंड में? हो रहा है, चलो अच्छी बात है। ये हरमीत लग रहा है कि कर पाएगी कि भाई शायद ये वाला फॉर्मूला लगेगा, या ये ऐसा कुछ कुछ ऐसा दिमाग चल रहा है, या बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब क्वेश्चन पढ़ी जा रही है बार बार, ब्लैंक है, चल रहा है? लिखा है कुछ अभी? लिख रही है, जल्दी लिख, मैं देखता हूँ। तुम दोनों सर कर रहे हैं सर। थोड़ा थोड़ा कहाँ से आ रहा है? सर वही कर रहे हैं सर। मेरे को तो लग रहा है ये इंडिपेंडेंट है, दोनों में सर। एक ए नॉट है, काजल तेरे से हो गया? ये इवेंट ए एंड बी, ठीक है ए बट भाई ये कोई 10-10 मिनट के क्वेश्चन नहीं जो तुमको बहुत तसल्ली में, मतलब क्या करते? तो ये हो जाएगी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। किसने निकाला है? सही निकाला है। है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब तेरे ना क्या है बेटा, तू ना डरती बहुत ज्यादा है, और ऐसा लगता है कि फिर नहीं आता होगा तेरे को। अब डर जो है वो तू खुद ही ठीक करेगी थोड़ा, ठीक है। जानलेवा हमला थोड़ी करता है क्वेश्चन कि वह चला क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर हमला कर दिया तो ऐसा थोड़ी होता है। हो गया? ठीक है। इतनी देर में जिसको क्लिक कर चुका है, जिससे हो गया है, बस ठीक है। और यहाँ पे आप जरा देखिए, वही है मैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.3, ए बट नॉट बी का मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी या ए एंड बी नॉट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना है? 0.6। सबको पता है अगर 0.6 है किसी चीज के ए इवेंट के ना होने के, तो 0.4 क्या होंगे? क्योंकि दोनों का टोटल तो 1 ही होता है ना। या तो काम होगा या काम नहीं होगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? ए सर्कल में से क्या कर दो? कॉमन वाला हटा दो। बेटा आ रहा है सबको समझ? बेटा ए कितना है? 0.4। बेटा सबको दिख रहा है 0.4 से 0.4 क्या हो गया आंसर? तो ए एंड बी क्या बचा आपका? 0। और जब ए एंड बी 0 होता है तो इवेंट्स कैसे होते हैं? कॉमन कुछ है ही नहीं। अरे गौरव भाई कैसे काम चलेगा? चलिए धीरे धीरे इतनी धीरे में दिक्कत है, मतलब तू समझ रहे? चलेगा नहीं, दिक्कत है। और ऐसा नहीं कि वो अकेला है, बहुत है। मतलब आप शायद क्या वो है, बट ठीक है। मैं ये कहता हूँ अभी जैसे ये वाला चैप्टर है,
हो सकता है कि अभी आपको मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपके लिए कहा कि भाई यार कैसे चलेगा काम, चलो ये तो कोई बात नहीं। क्या जो पीछे चैप्टर्स हो चुके हैं उनके बारे में क्या बोलोगे तुम, कि उनमें तुमने पूरा अच्छा वर्कआउट कर रखा है? वो हो गया। क्योंकि अगर कर रखा है तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा ही आएगा। लेकिन अगर वहां भी पढ़ने के बावजूद भी हालात ऐसे हैं जैसे अब है, नहीं सर उसमें नहीं। मतलब इट्स नॉट अबाउट यू ओनली बेटा, मैं पूरे बैच को कह रहा हूं, अच्छा अगर हालात अभी उसमें भी ऐसे ही है तो फिर कोई चमत्कार की उम्मीद तो नहीं रखनी बेटा, होता ही नहीं चमत्कार। ठीक है ना, 40 साल के तो हम हो गए, हमारी जिंदगी में भी आज तक नहीं हुआ। ठीक है, तो आप चमत्कार होता तो इसीलिए बेटर है कि आप किसी मिरेकल की उम्मीद ना करते हुए, ठीक है ना। वो कल मैं ऐसे ही पता नहीं क्या मन करा, वो शॉर्ट्स, हाँ यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहे थे उसके, कौन सी थी वो, 12th फेल। अच्छा तो एकदम से 2-3 शॉर्ट्स लगातार आए तो बड़ा अच्छा सा लगा, मैं दोबारा ने कहा चलो मूवी देखते हैं। देखी हुई है पूरी, बहुत अच्छे से नहीं देखी थी, मैं थोड़ी सी दोबारा देखने लग गया, थोड़ी देर की मूवी देखी, भाई साहब लिटरली एक पैशनेट, आज पैशन आ जाना या कुछ ऐसा, बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितना लोग जो है कितनी कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है ना, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है आप में से कि आप बेकार हैं, ये तो बच्चे इनके बस की नहीं है, या ऐसा कर तो तुम सब सकते हो, पर तुम उतनी मेहनत करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, वो जबरदस्ती मार के थोड़ी करवाया जाएगा। अब स्कूल में होता था तो मान लिया स्कूल में जैसे ही क्वेश्चन करवा दिया, फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन करवा दिया, फिर पूछा नहीं आया, ला भाई हर क्वेश्चन पे एक स्केल मारो। वो अब वो भी टाइम चला ही गया, वो भी करने का मन नहीं करता, बट कोई कोई बच्चे के साथ करना होता है, तुम्हारे साथ तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, वो चला गया समय। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हारी लाइफ कैसी हो आगे की, बहुत बड़ा मैटर है, ध्यान रखना। तुम यू आर नाउ अ ड्राइवर, अब तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे पेरेंट्स उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और करना चाह रहे हैं तो तुम करने नहीं दे रहे। अब तुम उतने कंट्रोल्ड नहीं हो जितने कभी तुम छोटी क्लासेस में थे। ठीक है, तो अब तुम्हें ही सोचना है ना। तो कई बार तुम्हें भी गुस्सा आ जाता है, तुम भी थोड़ी आंखें ब्रोड कर लेते हो, पता चला मदर ने करी तुमने भी कर ली। कितने भी ठीक है, पिटते हैं वो ठीक है, लेकिन तुम्हें फर्क क्या है, एक आध चप्पल पड़ भी गई मुंह पे, क्या फर्क पड़ जाएगा तेरे? एक आध नहीं सर, क्या तलवार थोड़ी लेके आएंगी? ठीक है, बात वो सिर्फ मम्मी छोड़ पापा भी मारे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, शरीर में ताकत बहुत है। ठीक है ना, तो इसीलिए उनकी पिटाई से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे बुरा फील नहीं हो रहा, पिटाई से बुरा ही तो फील करवाना होता है कि सामने वाले को रियलाइजेशन हो। अब अगर तुझे नहीं हो ना तो उससे भी नहीं। खैर, और यहाँ पे क्लास में देख लो, बोलते बोलते भी नहीं करते तुम रियलाइजेशन, मतलब बस वो ही देख लो यार, तुम्हें तो और क्या ही बोले। फिलहाल हमारे पे भी शब्द थोड़े खत्म हो जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 लिखो जरा, होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 10 सेट बी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 17, 18 ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी कर पाए। बस ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करेंगे इसका। ठीक है, चलिए।